लिया है, आपको वोट दिया है कि नहीं दिया है, आपको उसके लिए काम करना होगा। पूर्ण विराम। देखिए रूबिका जी, ये बिल्कुल गैर कानूनी बयान है और मैं गैर कानूनी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी जब ये ओथ लेंगे 20 तारीख के बाद जाके जो सेशन शुरू होगा तो सारे मेंबरान पार्लियामेंट जो ओथ लेंगे उसकी लैंग्वेज में बहुत क्लियर है कि अब मैं किसी भी द्वेष और भेदभाव के बिना सबके लिए अपने दिल के गहराइयों से काम करूँगा। तो एक तरफ आपको ये ओथ लेना है, दूसरी तरफ आपने पहले ही कह दिया कि मैं इस खास लोगों के लिए तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो ये सीधा सीधा ओथ का वायलेशन है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये गैर कानूनी है और इसके ऊपर अगर कोई चाहे तो कोर्ट में केस कर सकता है इन लोगों के ऊपर। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोइए जार जार कीजिए हाय हाय, क्यों क्या करके ये मुसलमानों के लिए। ये मुसलमान कोई लंबे चौड़े लाइसेंस लेने नहीं जा रहे, ठेके लेने नहीं जा रहे हज़ारों करोड़ रुपए, छोटे मोटे काम होते हैं ये नहीं करेंगे, कोई और करेगा। तो कोई बहुत खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता इनके कहने से। लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि इनके नेता 2020 में जिस अलायंस के साथ आज ये खड़े हैं उसी अलायंस के साथ 2020 में जब ये इलेक्शन असेंबली का लड़ रहे थे तो इनके बिग बॉस जो बिग पार्टनर थे इनका क्या हशर किए हुए थे और किसके जरिए फिर वो अपनी सीटें बचा पाए नीतीश जी। और अब 2025 में जो होने वाला, 24 में भी हुआ वो काम लोकसभा इलेक्शन और 25 में भी होगा। ये 12% वोट कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया और क्या इस 12% वोट की नीतीश कुमार के जेडीयू के वोटों में कोई अहमियत नहीं है। आगे बेसिकली बीजेपी को नहीं एनडीए को वोट गया है। ये जो आप बताइए कि यहाँ किशनगंज की सीट पे किशनगंज की सीट पे मुजाहिदुल इस्लाम जेडीयू के डायरेक्ट फाइट में थे, सिर्फ 60,000 वोट से वो हारे। इसका मतलब और उनके सामने एमआईएम भी था। इसका सीधा मतलब है कि मुसलमान कम्युनल फोर्सेस को वोट नहीं देते, वो चाहे एमआईएम हो वो या वो बीजेपी हो। बहुत सीधी बात है। और एक आखिरी बात मैं कह दूं कि आपने कौन सा इंसेंटिव दिया है? इस बार उनको वोट दिया है जिनको मान रहे थे कि ये मोदी को हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे। ये बात आप मानिए ना, इसमें मानने और ना मानने की कोई बात नहीं होती है। मुसलमान ने किसी को जिताने के लिए इस बार वोट नहीं किया है, ये मैं ताल ठोक के कह सकती हूँ। मुसलमानों ने इस बार बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए वोट किया है। मैं भी सड़कों पर थी सर, मैं भी लोगों से बातचीत कर रही थी और मोदी वतन मुसलमान सबसे हाईएस्ट रेटिंग के साथ भी और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लिए हुए प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ मुसलमानों से मैं बात कर रही थी। और वहां जो लोग बोल रहे थे उस आधार पर मैं कह रही हूँ पहली बात। अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। हाँ, पहली बात नहीं, मैंने आपकी दो बातें सुनी ना, मैंने दोनों बातें सुनी ना, दूसरी बात का मैंने जवाब दे दिया। पहली बात आपने कहा ये गैर कानूनी है कि उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। क्या ये गैर कानूनी नहीं है कि बैठा हुआ एक सांसद जिसने ओथ ली है, जिसने कसम खाई है, वो हिंदुत्व को वायरस कह देता है, HIV कह देता है, भद्दी परिभाषा जो है हिंदुत्व की वो सामने लेकर आता है दुनिया के। क्या ये गैर कानूनी है कि नहीं है? मैं डी राजा की बात जवाब देने का मौका देंगी और ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथी हैं। जी तस्लीम साहब। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूं अब आपको। देखिए, पहली चीज तो ये कि मुसलमान एक गलती 1984 से मुस्तकिल कर रहे हैं। आज ये 2024 के इलेक्शन में पहली बार नहीं हुआ। मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी सियासी गलती कर रखी है कि हम हमेशा बीजेपी को हराने वाले को वोट देंगे। ये कोई नई बात नहीं है और गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने इसको कभी नहीं माना, मेरे हज़ारों वीडियो मौजूद हैं। थैंक यू तस्लीम रहमानी साहब, एब्सोल्युटली कि आप किसी को ये कहें कि हम इसे हराएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं हमने उसको भी क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अगर वजीर आजम पहले फेज के बाद खड़े हो के मुसलमानों को मुंह भर के गाली दे तो क्या वो कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं खुद अपने खिलाफ? क्या वो उस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए? क्या उसे आप एंडोर्स करेंगी? नहीं, मैं वाहिद वो पत्रकार हूं सर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल किया था। आपने तो बकायदा वो इंटरव्यू देखा होगा। मैं वो पत्रकार हूं और ये मैं कह सकती हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि उनसे पूछा गया कि आपने इस तरीके का बयान दिया, इसके माने क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी। बकायदा उस बयान को रिपीट किया गया है, लेकिन ईमानदारी से इस पर चर्चा भी तो होनी चाहिए। क्या सच में उन्होंने भर के गाली दी है? सुबह ही खान जी, रूबिका प्लीज अनइंटरप्टेड कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। भागवत जी ने उस चर्चा में, सर वही चर्चा के लिए तो आपको बुलाया है ना। मोहन भागवत जी ने कहा
कि इलेक्शन के दौरान जो आज बातें की आपको गई वो मोहन नहीं की भागवत जानी पसंद आ रहे चाहिए हैं, थी, समाजी तस्लीम सौहार्द रहमानी नहीं साहब। बिगाड़ना चाहिए। आज आपको नहीं, मोहन मेरे भागवत पसंद पसंद आ रहे नापसंद का मसला नहीं हैं, है। आपको वो कभी मेरी पसंद नहीं आए। नापसंद का आज मसला चूंकि नहीं उन्होंने है। मोदी जो और बीजेपी को लेकर कुछ कहा आज तो भी आपको नहीं पसंद है, आने आज लगे भी हैं। नहीं है। मैं तो कोट कर रहा हूँ, मैं उनका जुमला कोट कर रहा हूँ, रहमानी पसंद साहब, हो नापसंद गई नहीं आपकी बता रहा बात। हूँ, ओके। हरगिज़ नहीं बता रहा हूँ। ओके मैं तो ओके वज़ीर तस्लीम आज़म के साहब, भी जुमले को नाउ कोट कर नाउ रहा हूँ। रिक्वेस्ट, तो क्या मैं सुबह उनको ही कुछ पसंद कहना करने चाह लगा? रही है, कुछ सुबह ही कुछ कहना चाह रही है। रूबिका, इस बार के चुनाव में हम लोगों ने देख लिया कि जनादेश इस प्रकार का है कि जनता ने किसी को भी लार्जर देन लाइफ लीडर या लार्जर देन लाइफ पार्टी नहीं बनाया है। अगर ये देखने के बाद भी जितने भी पैनल पे पार्टीज के प्रवक्ता बैठे हैं वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं या लोगों के भावनाएं समझ नहीं पा रहे हैं तो अपना ही नुकसान करेंगे। मैं आपको बिहार का ही उदाहरण देती हूँ। जिस अभियान का आपने नाम लिया, राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत हम भारत का प्रवास करते हैं। हम लोग पहुंचे कटिहार, बिहार की एक जगह है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे चाइना की चिकन नेक स्ट्रैटेजी है कि कभी भारत पे अटैक करेंगे तो वहां से करेंगे। कटिहार में आप गंगा जी के घाट पे अगर जाएंगे ना, 11 किलोमीटर की ऐसी बेल्ट है जहाँ पे विदेशी घुसपैठिए और इम्पोस्टर्स बसाए जा रहे हैं कि भारत में सिविल वॉर कराई जाएगी और फिर लोग भारतीयों को भागने का भी मौका ना मिले। ये कितनी खतरनाक बात है। ये बहुत खतरनाक बात है रूबिका। और आप लोग यादव में बांट दीजिए, आप मुसलमान में बांट दीजिए, आपको ये नहीं पता कि बिहार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश है। और रूबिका, जब हम बहिष्कार करते हैं ना, नहीं, आप बंगाल भी तो गई होंगी, यही चीज बंगाल में भी तो देखने को मिल रही है ना। एब्सोल्युटली नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रदेशों के लोगों को जाति पंथ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सोचना होगा। मैं आपको एक चीज रूबिका, लास्ट चीज बस बोलना चाहती हूँ। जब हम बहिष्कार करते हैं, जब हम बहिष्कार करते हैं, ये जेडीयू के सांसद ने कहा मैं मुसलमान यादवों के काम नहीं करूंगा, तो तुरंत आरजेडी के नेता ने बोल दिया हम करेंगे। गिरिराज सिंह जी ने कहा मैं मुसलमानों के काम नहीं करूंगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का षड्यंत्र है। तो भाई, अगर आप बहिष्कार करेंगे तो आप दुश्मन के खेमे को मजबूत कर रहे हैं। 30 करोड़ पॉपुलेशन है भारत में मुसलमान की। आपको संवाद करना पड़ेगा, आपको जाकर जानना पड़ेगा कि उनके मन में कौन सी बातें हैं, क्या डर हैं, क्या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ नहीं होगा सुबह ही? मैं आप लोगों की इस अभिषेक झा और शक्ति यादव दोनों को इस डिबेट में शरीक करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर इसी मसले को लेकर आई है। यह कहा जा रहा है कि जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर को कांग्रेस की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। बिहार कांग्रेस की पॉलिटिकल कमेटी ने यह नोटिस भेजा है और 10 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही है। अभिषेक झा, पहला रिएक्शन चाहती हूं इस पर आपका। हमने तो शुरू से कहा है कि महागठबंधन के जो हमारे साथी हैं बिहार में, उन लोगों की प्राथमिकता में शामिल है जाति के नाम पर जहर बोलना। देवेश जी ने जो बातें कही उसका आशय, आप उस वक्त उनका बयान सुना रही थी रूबिका जी, आपके न्यूज चैनल से लेकर अन्य सभी न्यूज चैनल्स पर बकायदा इंटरव्यू दे करके अपने बयान का आशय उन्होंने बताया है, जो बातें मैं भी कह रहा हूं आपके सामने। लेकिन हमारे महागठबंधन के साथी चाहते हैं कि इसके आशय को बदलकर कैसे जातीय जहर घोला जाए और कैसे इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। अभी राजद के वो पूर्व मंत्री थे और वर्तमान विधायक, वो क्या कह रहे थे, हमारे पास आइए काम हो जाएगा। भाई, राजद की संस्कृति क्या रही कि जब तक कुछ दोगे नहीं काम नहीं हो सकता। और काम के विषय में ये लोग कब सीरियस रहे हैं? इन्होंने कभी जनता का काम नहीं किया है। ये सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं और ये सोचते हैं कि राजनीतिक फायदा इन चीज़ों का कैसे मिल सके, कैसे ध्रुवीकरण हो सके, कैसे भावनाएं भड़क सके। भाई, देवेश जी ने अपने मन की व्यथा कही और मन की व्यथा अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर कही, भावनाओं को व्यक्त किया। और ये कब कहा गया है? सुनिए सर, भावनाएं जब व्यक्त होती हैं तो सिर्फ सही, सिर्फ एक पॉजिटिव दिशा की ओर होती है। भावना सिर्फ एक ही होती है सर। नकारात्मक बात उनके भावना सामने ये होती है कि मैं चुना हुआ सदस्य हूँ, चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और मैं अपने देश की, अपने इलाके की जनता के लिए काम करूंगा बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी द्वेष के। आज भी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बिना किसी द्वेष के देवेश चंद्र ठाकुर जी सभी सार्वजनिक काम करेंगे, सभी योजनाओं को लाएंगे, कोई जाति धर्म का फर्क नहीं करेंगे। आप इकलौते वो लोग हैं जो कथनी अपनी खराब करते हैं और करनी में सबका काम करते हैं। कथनी खराब रखेंगे, अब ये नजरिया हो सकता है, ये आपका नजरिया हो सकता है, या लोगों का नजरिया हो सकता है। हम काम करने में विश्वास करते हैं। फैक्ट है, ये नजरिया नहीं है। क्योंकि फिर बताती हूँ आपको, आप चले जाइए देश में कहीं, आपको ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि उनके घर पर बिजली नहीं आ रही है, उनके वहां पर रोड नहीं पहुंच रही है, उनको जो है दूसरी जो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। सब कहेंगे सब मिल रहा है।
आपकी उसके करनी तो बावजूद सही रेणुका है, जी, लेकिन आपकी एक बात सुन कथनी में लीजिए। गड़बड़ है। एक बात सुन लीजिए ना,